अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक घोषणा की गई और उस अनाउंसमेंट में ये कहा गया कि भाई 10 लाख जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे वेटिंग फॉर जॉब्स, कि भाई ये जो जॉब्स की बात कही गई है ना, इनका इंतज़ार हो रहा है ना, जॉब्स के लिए इंतज़ार हो रहा है, वेटिंग फॉर जॉब्स। द सेंटर्स डिसीजन, केंद्र सरकार का जो डिसीजन है टू रिक्रूट, कि भाई नियुक्त किए जाएंगे, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, इज़, तो केंद्र सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है, क्या डिसीजन लिया है? कर्मचारियों की नियुक्ति करने का जो डिसीजन लिया है, कर्मचारियों की भर्ती करने का जो डिसीजन लिया है, ये जो डिसीजन है ना, इज़, यहाँ पे ये इज़ आया है डिसीजन के लिए। इज़, ये जो डिसीजन है इज़ अ नोड, नोड का मतलब होता है सहमति, सर हिला के जो सहमति दी जाती है ना, उसके लिए हम बोलते हैं नोड। इज़ अ नोड टू द फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशू। फेस्टरिंग का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ कि ये प्रॉब्लम जो है, ये इशू जो है, ये फेस्टरिंग है। इसका मतलब हुआ कि ये प्रॉब्लम आपको लगातार परेशान कर रही है। ये मतलब कोई भी चीज़ जो आपको बार बार दिक्कत दे रही है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, उसको हम बोलेंगे फेस्टरिंग। फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशू, यानी कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये काफ़ी लंबे समय से हमें जो है परेशानी दे रहा है। तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के माध्यम से सरकार ने सहमति दे दी है कि भाई इस मुद्दे को सॉल्व करना ज़रूरी है। फॉर अ नेशन, एक ऐसे राष्ट्र के लिए, यहाँ बात हो रही है भारत के संबंध में, दैट हैज़ हैड, देखो ये हैज़ जो है ये तो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हैड है ये है आपकी मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब की V3 है ये। फॉर अ नेशन दैट हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हुआ कि जनसंख्या का जो भाग है वो बहुत ही अच्छा खासा है भारत के पास, ये कहा गया है। फॉर अ नेशन दैट हैज़ हैड, कि एक ऐसे देश के लिए जिसके पास जनसंख्या का एक बहुत ही अच्छा खासा हिस्सा है। अब यहाँ से और यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कॉमा में, इन्वर्टेड आप कह सकते हो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये। द वर्किंग एज पॉपुलेशन, कि भारत की जनता के संबंध में अगर हम बात करें तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी कि वे लोग जो काम करने में सक्षम हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को छोड़ दें, बुजुर्गों को छोड़ दें, तो अगर हम वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें तो ये जो पॉपुलेशन है इज़ मच लार्जर, कहीं अधिक ज़्यादा है, देन द नॉन वर्किंग एज सेक्शन। नॉन वर्किंग एज सेक्शन में कौन आ जाएंगे? जैसे छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग लोग जो हैं या बीमार लोग जो हैं, वे नॉन वर्किंग एज में आ जाएंगे। तो कुल मिला के भारत की जनसंख्या के संदर्भ में अगर हम बात करें तो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन की तुलना में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है भारत की, इसके लिए फाइंडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यूथ, फाइंडिंग खोजना किसी चीज़ को, पाना, प्रोडक्टिव उत्पादक, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, फॉर इट्स यूथ, तो एक ऐसे देश के लिए उसकी जो युवा पीढ़ी है, उसका जो युवा वर्ग है, उसके लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को पाना, वाज टू बी का मतलब है ऐसा होना था, वाज टू बी एन इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई बात या कोई इशू जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर इंडिया। तो भारत के लिए ये इशू बहुत ही महत्वपूर्ण होना था कि उसे एम्प्लॉयमेंट के लिए, खास करके प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रयास करना था, है ना, ये मतलब हुआ इसका। येट, फिर भी, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कि पिछले कुछ सालों के दौरान हमने क्या देखा, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रिमेंड अ मेजर कंसर्न, कंसर्न का मतलब है चिंता का विषय, कि जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हैज़ रिमेंड बना हुआ है, अ मेजर कंसर्न। फिर भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वह एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। द
लीक्ड, लीक का मतलब है कि भाई ये जो खुलासा हुआ है, आपको पता चल गई ये बात लीक हुई है ना। द लीक्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन 2018 रिवील्ड, यानी कि ये PLFS के द्वारा 2018 में जो सर्वे किया गया था वो सर्वे कहीं से लीक हो गया, और उस सर्वे के माध्यम से ये खुलासा हुआ दैट कि पीरियड, देखो लेबर फोर्स का मतलब होता है काम करने वाले लोगों की, जो कलेक्टिव रूप से काम करने वाले जो भी लोग हैं उन्हें हम बोलते हैं लेबर फोर्स। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल पे, है ना, उसको बोलते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो PLFS ये जो किया जाता है, इस सर्वे के माध्यम से जो है ये खुलासा हुआ दैट इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज द हाईएस्ट इन 4 डिकेड्स, कि ये जो 2018 में सर्वे किया गया था, इस सर्वे से ये बात जो है हमारे सामने आई कि भारत में बेरोजगारी की जो दर है, अनएम्प्लॉयमेंट की दर है, ये पिछले 4 दशक में सर्वाधिक थी। यानी कि पिछले 40 सालों की अगर हम बात करें, डिकेड इसका मतलब होता है 10 वर्षों का समय, तो पिछले 4 दशक की अगर हम बात करें, 40 वर्षों की अगर हम बात करें, तो इन 40 वर्षों में सर्वाधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी गई। और ये कितनी थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 6.07%। आगे देखते हैं कि द लेटेस्ट PLFS सजेस्ट, कि अभी हाल ही में जो नवीनतम PLFS, ये जो नवीनतम सर्वे हुआ है, ये इस बात को सजेस्ट करता है, इस बात को बताता है दैट कि द नंबर्स नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक। देखो ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे मैं कहूँ कि यार तुम्हारे अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है मुझे, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तो ये जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है PLFS, ये क्या बताता है कि ये जो नंबर्स हैं, बेरोजगारी से संबंधित जो नंबर्स हैं, बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़े हैं, वो उतने ज़्यादा तीव्र नहीं है। नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक, यानी कि ये जो 2018 के स्तर से अगर वर्तमान स्तर की हम तुलना करें तो थोड़ा कमी आई है बेरोजगारी में। विथ द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 4.2% इन 2020-21। 2020-21 इस वर्ष की अगर हम बात करें, 2020-21 की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल का मतलब है एक जनरल, अगर हम बात करें ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की टोटल या एक जनरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें, 2020-21 में जो बेरोजगारी की दर रही वो कितनी थी? 4.2%। कंपेयर्ड टू, अगर हम तुलना करें, कंपेयर टू 4.8% इन 2019-20। 2019-20 में बेरोजगारी की दर थी 4.8%। तो यानी कि अगर हम 2019-20 से तुलना करें तो 2020-21 में बेरोजगारी की जो दर है वो थोड़ी कम हुई है। जहां 2019-20 में ये 4.8% थी, वहीं 2020-21 में ये 4.2% है। एंड द लेबर फोर्स, तो ध्यान रखना ये लेबर फोर्स बार बार आएगा हमारे सामने। लेबर फोर्स का मतलब हुआ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री हु आर एबल टू वर्क, कि भाई जो सारे की सारे लोग हैं जो कार्य करने में सक्षम हैं उन्हें हम कहेंगे लेबर फोर्स। एंड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब है भागीदारी, योगदान रेट इंक्रीजिंग टू 41.6%। अप का मतलब है और अधिक ऊपर आई है ये रेट, है ना, फ्रॉम 40.1% इन 2019-20, कि 2019-20 में अगर हम बात करें लेबर फोर्स की भागीदारी कितनी थी? 40.1% थी, उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है और अब लेबर फोर्स की भागीदारी है कितनी? 41.6%, है ना, तो थोड़ा सा सुधार हुआ है। इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इस रूप में बात करें ना, इन टर्म्स ऑफ द मोर वाइडली, देखो अगर आप किसी भी चीज़ को वाइडली कंसीडर करते हो, इसका मतलब है आप उसको और विस्तृत रूप में देखते हो और जनरल वे में आप उसको देखते हो। इन टर्म्स ऑफ द मोर वाइडली यूज्ड स्टेटिस्टिक इंटरनेशनली, स्टेटिस्टिक्स का मतलब हो गया ये जो आपकी ये जो संख्याओं की अगर हम बात करें, आंकड़ों की अगर हम बात करें, मोर वाइडली यूज्ड स्टेटिस्टिक्स इंटरनेशनली, कि
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन आंकड़ों को यूज़ किया गया है उस रूप में अगर हम बात करें तो द करंट वीकली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर हम एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में करंट वीकली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो साप्ताहिक है ना, साप्ताहिक अगर हम बेरोजगारी की बात करें ना, इस वीक की अगर हम बात करें, द करंट वीकली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द फिगर ऑफ 7.5% फॉर ऑल पर्सन्स इन 2020-21 इज स्टिल वरिंग इन टर्म्स ऑफ द मोर वाइडली यूज्ड स्टेटिस्टिक्स इंटरनेशनली, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से अगर हम आंकड़ों को देखें तो जो वीकली अनएम्प्लॉयमेंट के हमारे पास में आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, वो फिगर क्या है हमारे पास, क्या है वो आंकड़ा 7.5% फॉर ऑल पर्सन्स, कि सभी व्यक्तियों के लिए 2020-21 में जो अगर हम टोटल बेरोजगारी देखें तो वो कितनी है 7.5%। तो ये इज स्टिल वरिंग, ये अब भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। बेरोजगारी की दर जो बनी हुई है वो ये बनी हुई है, ठीक है, जो कि अब भी चिंता का विषय है। बट लेकिन द PLFS डेटा विल नॉट ब्रिंग मच चीयर, चीयर का मतलब है यहाँ से प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस टू द गवर्नमेंट, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई ठीक है ये जो रिसेंट PLFS है इसमें हमें ये देखने को मिला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये जो रिसेंट PLFS है इसके जो आंकड़े हैं ये सरकार के लिए ज़्यादा खुशी नहीं लाएंगे। ब्रिंग का मतलब है लाना, टू द गवर्नमेंट है ना, वो सरकार के लिए ज़्यादा खुशी नहीं लाएंगे। क्यों? डिस्पाइट अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी में कमी आने के बावजूद सरकार के लिए PLFS के आंकड़े ज़्यादा खुशी नहीं लाएंगे। क्यों? वो इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा है ना, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, कि अगर हम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बात करें तो PLFS ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ये सरकार के लिए ज़्यादा प्रसन्नता नहीं लाएंगे। क्यों? वो इसलिए, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, द डिक्रीज, कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज देखने को मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट में जो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, सेज द PLFS ऐसा कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट में जो कमी देखने को मिली है वो इसलिए देखने को मिली है, हैज़ ऑल्सो कोइंसाइडेड, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, साथ में घटित होना, कि भाई एक चीज़ है उसी के साथ में कोई दूसरी चीज़ जो है कोइंसाइड कर रही है, ओवर है ना, ओवरलेप कर जाना किसी चीज़ को। कोइंसाइडेड विथ द ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनटू लोअर प्रोडक्टिव एंड अनपेड जॉब्स। PLFS ने ऐसा कहा है कि भाई ठीक है ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आई है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि जो रोज़गार है उसमें हमें ट्रांसफ़र देखने को मिला है, यानी कि व्यक्ति जो पहले एक अच्छी जॉब कर रहा था वो थोड़ी निचले दर्जे की जॉब कर रहा है ना। ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनटू लोअर प्रोडक्टिव का मतलब हुआ उत्पादक, एंड अनपेड जॉब्स, अनपेड जॉब्स का मतलब है जिसमें रेगुलर सैलरी आपको पे नहीं की जाती। तो कुल मिला के ठीक है बेरोजगारी में कमी आई है, लेकिन उसमें कमी का मतलब ये हुआ कि पहले कई लोग जो थे वे जो है सैलरी बेसिस पे काम कर रहे थे, यानी कि कई कंपनियों में काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, फिर वे जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, या फिर निचले दर्जे का यानी कि थोड़ा सा कम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। अवे फ्रॉम का मतलब क्या हुआ कि भाई उससे दूर जाते हुए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से, अवे फ्रॉम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, कि भाई पहले आप क्या था, आप सैलरीड एम्प्लॉई थे, यानी कि कई व्यक्तियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस से पहले या फिर उससे भी पहले जो है ज़्यादातर लोग जो सैलरीड एम्प्लॉई थे उनकी जो है जॉब्स वगैरह चली गई, और इसके बाद में अब ये कहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, कम प्रोडक्टिव काम पे शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से ओवरऑल तो दिखाई दे रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हुई है, लेकिन ये सरकार के लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी इसलिए देखने को मिली है क्योंकि हमें देखने को मिला है ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वरिंगली, चिंताजनक रूप से,
इंडस्ट्रियल जॉब्स हैव डिक्रीज्ड। देखो विभिन्न इंडस्ट्रीज़ जो हैं, है ना, विभिन्न जो इंडस्ट्री हैं, विभिन्न जो उद्योगों की अगर हम बात करें, उनमें जो जॉब्स हैं उनमें कमी आई है। इंडस्ट्रियल जॉब्स हैव डिक्रीज्ड विथ मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल एंड फार्म रिलेटेड जॉब्स। कि भाई इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो जॉब्स हैं, उद्योग धंधों से जुड़ी हुई जो जॉब्स हैं, उनमें गिरावट आई है। और ज़्यादा रोजगार हमें कहाँ देखने को मिला है? एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, एंड फार्म रिलेटेड जॉब्स, और कृषि से संबंधित जो काम है वहाँ पर हमें ज़्यादा जॉब्स देखने को मिली हैं। अ ट्रेंड, ये एक ऐसा ट्रेंड है, एक ऐसा चलन है दैट एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेट का मतलब होता है और ऊपर जाना, और ज़्यादा तेज हो जाना, और तीव्र हो जाना। दैट एक्सेलरेटेड फॉलोइंग द लॉकडाउन। भाई लॉकडाउन के बाद में, फॉलोइंग द लॉकडाउन का मतलब हुआ फॉलोइंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन का बाद में, कि लॉकडाउन लगाया गया, तो लॉकडाउन लगाने के बाद में हमें ये ट्रेंड जो है देखने को मिला। ये ट्रेंड बढ़ता चला गया कि इंडस्ट्रियल जॉब्स में लगातार कमी आती चली गई, और एग्रीकल्चरल और फार्म रिलेटेड जॉब्स जो हैं इनमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया। एंड हैज़ नॉट रिवर्स्ड सिंस देन। और ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड तब से नहीं बदला है। यानी कि लॉकडाउन भी हमने हटा दिया, अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे जो है नॉर्मल हुई, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड अभी भी बना हुआ है कि कई लोग जो कि इंडस्ट्रियल जॉब्स को छोड़ के चले गए थे, वे अभी भी ज़्यादातर एग्रीकल्चरल और फार्म रिलेटेड जॉब्स में अपनी जॉब कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमॉन्ग द एजुकेटेड। बेरोजगारी की जो दर है, अगर हम जो शिक्षित वर्ग है उस शिक्षित वर्ग में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, एंड द यूथ, इसके अलावा हम युवा वर्ग की अगर हम बात करें, यहाँ युवा से मतलब है एज बिटवीन 15 टू 29, 15 से 29 साल का जो युवा वर्ग है उसकी अगर हम बात करें। इसके अलावा एजुकेटेड में हमने किन लोगों को काउंट किया है? अबव सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जो 10+2 से अबव है ना, यानी कि 12वीं कक्षा से ऊपर के जो विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट हैं, तो इनमें अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो है 9.1%। इसके अलावा जो हमारा युवा वर्ग है, यानी कि 15 से लेकर 29 साल के बीच में जो भी युवा वर्ग आता है, उसमें बेरोजगारी की दर हमें देखने को मिल रही है 12.9%। तो इन दोनों फील्ड में है ना, एजुकेटेड और ये जो यूथ है, इन दोनों में हैव ओनली डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब है कमी आना, मार्जिनली का मतलब है मामूली। तो कुल मिला के ये जो यूथ है या फिर जो एजुकेटेड वर्ग है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आई है, लेकिन बहुत ही मामूली कमी आई है, कोई ख़ास कमी नहीं आई है। वेज रेट, वेज का मतलब है यहाँ पे मजदूरी, जो मेहनताना मिलता है ना आपको, कि भाई आपने काम किया, काम के बदले जो आपको वेतन मिलता है, मेहनताना मिलता है, उसको। वेज रेट्स हैव कंटिन्यूड टू रिमेन लोअर। तो कुल मिला के जो मजदूरी की दर है वह लगातार बहुत ही लो बनी हुई है, लगातार बहुत ही कम बनी हुई है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयड जो कि रोजगार में, जो कि रोजगार में काम कर रहे हैं। फॉर दोज एम्प्लॉयड इन आइदर सैलरीड जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयड कंपेयर्ड टू द प्री पैंडेमिक पीरियड। यानी कि पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, प्री पैंडेमिक का मतलब है कि पैंडेमिक के पहले का जो टाइम पीरियड था उससे अगर हम तुलना करें तो वर्तमान हालात क्या हैं कि जो मजदूरी दर है वो लगातार लो बनी हुई है, चाहे सैलरी वाले लोग हों या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि आपको किसी ने रोज़गार नहीं दिया है, आप खुद जो है अपने से अपना रोज़गार चला रहे हो। तो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हो या फिर सैलरीड जॉब्स हों, इन दोनों ही क्षेत्रों में जो वेज रेट है, मजदूरी दर है, वो लगातार कम बनी हुई है। किसकी तुलना में? प्री पैंडेमिक पीरियड की तुलना में। विथ द इंक्रीजेस बीइंग मार्जिनली इन द ईयर फॉलोइंग लॉकडाउन ड्रिवन डेज ऑफ द पैंडेमिक। विद द इंक्रीज, कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। बीइंग का मतलब है होना, मार्जिनल मतलब बहुत ही मामूली। इन द ईयर फॉलोइंग लॉकडाउन ड्रिवन डेज ऑफ द पैंडेमिक। लॉकडाउन ड्रिवन का मतलब हुआ लॉकडाउन से चालित, लॉकडाउन ड्रिवन, कि भाई लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन ड्रिवन डेज ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब हुआ वैश्विक महामारी।
with the increases being marginally in the year following lockdown driven days of the पैंडेमिक, कि भाई थोड़ी सी और ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिली इस अनएम्प्लॉयमेंट में जब ये लॉकडाउन लगाया गया पेंडेमिक के कारण, है ना, इस वर्ष में। इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द गवर्नमेंट मस्ट टैकल करने का मतलब है किसी चीज़ को हैंडल करना, है ना, कोई प्रॉब्लम है इसे कैसे टैकल किया जाए। इट इज़ क्लियर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार को क्या करना चाहिए, इस बेरोजगारी की समस्या को हैंडल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, मस्ट। एंड कनकमिटेंटली का मतलब होता है एट द सेम टाइम, कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसे तो हैंडल करना ही है, साथ ही साथ एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू, साथ ही साथ जो रोज़गार की जो क्वालिटी है उसको भी सुधारना है। भाई देखो, क्वालिटी का मतलब क्या है कि आपने बहुत ही अनप्रोडक्टिव वर्क में जो है लोगों को लगा दिया, या फिर कम प्रोडक्टिव वर्क में लोगों को लगा दिया, तो आपने रोज़गार तो दे दिया लेकिन क्वालिटी तो नहीं सुधरी ना। तो कुल मिला के अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर करना है, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिटी इशू है उसको भी हैंडल करना है ऑन अ वार फुटिंग। देखो, वार फुटिंग का मतलब है कि आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो, है ना। तो कुल मिला के ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, ये जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू है, इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल युद्ध स्तर पे सरकार को लड़ाई लड़नी है ऑन अ वार फुटिंग। कुल मिला के सरकार को इस समस्या को हैंडल करना चाहिए सरकार को, और इस तरह से करना चाहिए मानो सरकार ने एक लड़ाई छेड़ दी हो इन मुद्दों के खिलाफ। इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस अनाउंसमेंट, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की है कि द गवर्नमेंट विल बी रिक्रूटिंग, कि सरकार जो है भर्ती कर रही होगी, विल बी रिक्रूटिंग, आने वाले समय में ऐसा हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा आने वाले समय में, कि सरकार जो है भर्ती कर रही होगी 10 लाख पर्सनल विद इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स, कि आने वाले 18 महीनों के भीतर सरकार 10 लाख व्यक्तियों की भर्ती कर रही होगी। तो ये जो सरकार का डिसीजन है ना, ये जो सरकार की घोषणा है, शुड बी सीन, इस घोषणा को देखा जाना चाहिए एज अ स्टेप, एक कदम के रूप में, इन द राइट डायरेक्शन, कि सरकार का ये कदम एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, यानी कि सरकार की इस घोषणा को सही दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, वैकेंसीज इन द रेलवेज, द आर्म्ड फोर्सेस एंड जीएसटी डिपार्टमेंट्स अमॉन्ग अदर्स। तो ये जो 10 लाख जो जॉब की बात कही गई है ना, तो ये भर्तियां कहाँ कहाँ की जाएंगी, रेलवे में की जाएंगी, आर्म्ड फोर्सेस सेना में की जाएगी, इसके अलावा जो जीएसटी डिपार्टमेंट्स है इनमें की, इसके अलावा और भी कई डिपार्टमेंट हैं, लेकिन ये कुछ 3 जो है प्रमुख डिपार्टमेंट्स की हमने बात की। द लेटेस्ट डेटा, की जो नवीनतम आंकड़े हैं हमारे पास, तो इस नवीनतम आंकड़े ने हमें इस बात को दिखाया दैट देयर वर 8.86 लाख वैकेंट जॉब्स among all central government civilian posts as of March 2020। एज ऑफ मार्च 2020 का मतलब है कि भाई मार्च 2020 तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास, वो आंकड़े हमें ये बताते हैं कि 8.86 लाख जो हैं वो रिक्त पड़ी हुई हैं, यानी कि जो केंद्रीय जॉब्स हैं उनमें 8.86 लाख जो है वो ये जॉब्स जो है खाली पड़ी हुई हैं, यानी कि इनको भरना है इन पोस्ट को। मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट वाज नॉट अबाउट द क्रिएशन ऑफ अ लार्ज चंक का मतलब हुआ यहाँ पर हिस्सा ऑफ न्यू जॉब्स। तो मिस्टर मोदी ने जो घोषणा की वो घोषणा इस बारे में नहीं थी कि जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, क्रिएशन ऑफ अ लार्ज चंक ऑफ न्यू जॉब्स, कि नई जॉब्स का एक बड़ा हिस्सा क्रिएट किया जाएगा, इस बारे में नहीं थी वो घोषणा। घोषणा इस बारे में थी द बल्क का मतलब है एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी, द बल्क ऑफ द प्रोमिस्ड का मतलब है जिन जॉब्स के लिए वादा किया गया है, द बल्क ऑफ द प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो घोषणा की गई है ना 10 लाख जॉब देने की, वो घोषणा किस बारे में की गई है, इज़
टू फिल अप वैकेंसीज, ये घोषणा की गई है कि जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं उन वैकेंसीज को भरा जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर बात की कि लगभग 8.86 लाख जॉब जो हैं वे खाली पड़ी हुई है, और ये आंकड़े कब तक के हैं हमारे पास? मार्च 2020 तक के। मार्च 2020 के बाद में मार्च 2021 और फिर अब 2022 चल रहा है। बट इवन दिस मेजर का मतलब है यहाँ पे उपाय। लेकिन ठीक है कि भाई ये जो घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, ये जो कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, वुड बी, देखो वुड का प्रयोग आप करते हो जब आप अपना ओपिनियन देना चाहते हो, है ना, आप अपना ओपिनियन, अपना मत, अपना विचार देना चाहते हो। वुड बी एमेलियोरेटिव। देखो एमेलियोरेट करने का मतलब होता है सुधारना किसी चीज़ को, किसी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। देखो एमेलियोरेट को आप इस तरह से याद कर सकते हो कि अमूल दूध के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमूल दूध के जो रेट हैं ना उनमें लगातार सुधार होता जा रहा है ना, इम्प्रूव होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और सुधारना और इम्प्रूव करना। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। और इसी तरह से अन्य जो शब्द आते हैं ना आपके लिए, उनके लिए भी आप ट्रिक बना सकते हो किसी तरह से जोड़ के अपने दिमाग में। तो बट इवन दिस मेजर वुड बी एमेलियोरेटिव इन द रियल इकोनॉमी, कि हमारी जो वास्तविक अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में ये सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, ये कदम जो है थोड़ा सा सुधार करेगा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएगा। दैट, अब यहाँ पे ये दैट आया है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। दैट कंटिन्यूस टू रिमेन डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी की हालत में होना, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार परेशानी की हालत में बनी हुई है। उस अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेगा सरकार के द्वारा ये जो उपाय किया गया है, ये जो अनाउंसमेंट किया गया है। अ कॉन्सिक्वेंस, अब देखो हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये परेशानी की हालत में क्यों बनी हुई है? अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, खास करके नकारात्मक परिणाम, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बीजेपी लेड। बीजेपी लेड का मतलब हुआ जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स मिसमैनेजमेंट का मतलब हुआ कुप्रबंधन, यानी कि प्रबंधन ठीक तरह से नहीं हो रहा। मिसमैनेजमेंट एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक। इफ़ेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक का मतलब हुआ कि वैश्विक महामारी के प्रभाव इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कि पिछले कुछ सालों के दौरान वैश्विक महामारी के प्रभाव और बीजेपी लेड गवर्नमेंट के द्वारा जो मिसमैनेजमेंट किया गया उसके प्रभावों के कारण हमें क्या देखने को मिला? हमें ये देखने को मिला कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अभी भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में है, और इस अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेगा सरकार का ये जो रिसेंट अनाउंसमेंट है। द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड, देखो हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि हम अब और ज़्यादा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसे और ज़्यादा नहीं झेल सकते। किस चीज़ को? टू स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, ख़राब कर देना। मोर ईयर्स, कि हमारा देश जो है इस चीज़ को और ज़्यादा नहीं झेल सकता कि हम और ज़्यादा साल जो है वो ख़राब कर दें। किस चीज़ में? इन इट्स रेस, कि भाई हमारा देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था की जो चाल है उस चाल में हम और ज़्यादा वर्ष नहीं ख़राब कर सकते। टू रीप, रीप का मतलब होता है काटना, जैसे फसल को काटा जाता है ना उसके लिए हम लगाते हैं रीप। टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब मैंने आपको बताया कि जनसंख्या लाभ की जो स्थिति है हमारे पास, यानी कि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में युवा पीढ़ी है। तो ये जो हमारा एक कह सकते हो आप एक लाभ की स्थिति में हैं हम, ये जो जनसंख्या है हमारे पास में, रोज़गार यानी कि काम करने वाले लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो हमें इनका लाभ उठाना चाहिए और इनका लाभ उठाना ज़रूरी है। हम और ज़्यादा साल ख़राब नहीं कर सकते। देश जो है इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम क्या करें, हमारी युवा पीढ़ी जो है उसे काम में न लगाएं। इस तरह से अगर हमारे और साल बर्बाद होते हैं तो अर्थव्यवस्था और ज़्यादा डाउन जाएगी। एंड द पुश टू प्रोवाइड जॉब्स, और ये जो जोर हमने लगाया है, यानी कि सरकार ने ये जो घोषणा की है, टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज, उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, किन लोगों को? फॉर दोज सीकिंग। सीक का मतलब होता है चाहना किसी चीज़ को। सीकिंग टू एंटर
द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो काम करने वाले लोग हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं लेबर फोर्स। यानी कि जो भी व्यक्ति लेबर फोर्स में इंक्लूड होना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम अगर जॉब उपलब्ध कराते हैं, इवन इफ़ बिलेटेड, बिलेटेड का मतलब होता है देरी से आया हुआ। यानी कि सरकार ने घोषणा की है कि 10 लाख व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी, हालांकि ये घोषणा देरी से आई है। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही, इवन इफ़ बिलेटेड, हालांकि भले ही ये घोषणा देरी से की गई है, लेकिन फिर भी ये जो घोषणा है विल हेल्प, ये घोषणा हेल्प करेगी, मदद करेगी। ईज़, ईज़ का मतलब होता है थोड़ी राहत देना। ईज़ मैटर्स फॉर द मीडियम टर्म, कि बेरोजगारी से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उन मामलों में थोड़ी सी राहत मिलेगी, भले ही वो राहत जो है मध्य अवधि के लिए मिले। देखो, कोई भी एक्शन लिया जाता है, कोई भी कदम उठाया जाता है, तो कई बार क्या होता है, कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि उसके शॉर्ट टर्म फ़ायदे होंगे, कई बार इसलिए उठाया जाता है कि उसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे होंगे। यहाँ एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, ये जो कदम उठाया गया है कम से कम उसके लिए, उस कदम के माध्यम से मीडियम टर्म में, है ना, टर्म का मतलब हो गया यहाँ पे अवधि, है ना, समय, मीडियम टर्म, कम से कम मध्य अवधि के लिए बेरोजगारी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनमें थोड़ी सी राहत मिलेगी।